झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास में डिस्कस करूंगा जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। वीडियो का पार्ट नंबर 31 में पेपर 3 में 20 क्वेश्चन बनेगा। सीजीएल में एसआई और जेएसएससी के वेरियस एग्जाम के लिए चेकआउट कर सकते हैं, और वे सारे एग्जाम जहां भी जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उसके लिए चेकआउट कर सकते हैं। पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम से डाउनलोड करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक दे दें, फर्स्ट टाइम विजिट करें तो जरूर जुड़ जाएं। ओके, देन लेट्स गियर अप। प्लेलिस्ट विजिट कर लें, पेपर 1 और पेपर 3 से रिलेटेड काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन अच्छे से लेवल का है, ध्यान से सुनिएगा, और कुछ चीज़ आपको लगे कि नोट डाउन कर लेना चाहिए तो आप लोग कर लीजिएगा। विच इज द फर्स्ट फुली सोलर ऑपरेटेड एक्सप्रेसवे इन इंडिया। बोला जा रहा है कि इंडिया का पहला सोलर ऑपरेटेड एक्सप्रेसवे कौन है। लग रहा होगा जीके है ना, अभी पता चलेगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे या फिर नन ऑफ द अबव। आंसर इसका हो जाएगा सेम। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो है भारत का पहला फुली सोलर से चलने वाला एक्सप्रेसवे है, इसको समझ लीजिएगा। ओके ना, इसके लिए देख लीजिए मोदी जी इसका उद्घाटन भी किए थे। ओके, मोदी जी और योगी जी दोनों यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, नवंबर 2015 में। अब आते हैं पॉइंट पर, जो कि आप देख लिए यहाँ आया है सोलर। आखिर सोलर जो पैनल होता है वह करता क्या है। सोलर जो पैनल होता है वह करता है लाइट एनर्जी को कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसको याद रखिएगा। और इसके लिए एक होता है फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी। तो फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी क्या है, तो ऐसा टेक्नोलॉजी जिसमें सन के लाइट को सीधे जो है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसी को फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी का बोला जाता है। इसमें जो सोलर पावर, जो सोलर प्लेट होता है उसको बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। बट अगर दो सोलर प्लेट को ऐसे प्लेट होता है ना, तो इसको अगर प्लेट को जोड़ना है, इस तरह से प्लेट होता है तो इसको जोड़ना होता है, तो वहाँ से अर्जेंटिनम यानी कि सिल्वर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सिल्वर से अच्छा तो कंडक्टर पूरा वर्ल्ड में कोई नहीं है। तो इतना सारा पॉइंट याद रखिएगा। आप समझ में आ गया, जनरल साइंस का क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। भारत का पहला हवाई अड्डा जो था, जो कि फुली सोलर ऑपरेटेड था, वह है कोच्चि एयरपोर्ट केरल का। और पहला गाँव जो कि फुली सोलर ऑपरेटेड है वह है मोधेरा। कहाँ पे मोधेरा है बताइए, गुजरात में। क्वेश्चन 2 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस लीक्ड इन द भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, जनरल साइंस से भी क्वेश्चन बनता है इसमें, और नॉर्मल जीके में भी क्वेश्चन बनता है कि भोपाल गैस जो ट्रेजेडी हुआ था 1984 में, उसमें कौन सा गैस जो है रिसा था। मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। आंसर इसका होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। इसका फॉर्मूला होता है CH3CNO, इसको देख लीजिएगा। ओके, अच्छा यहाँ पे डायग्राम भी है इसका, देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ मिथाइल आइसोसाइनेट, इसका होता है CH3CNO, यही होता है मिथाइल साइनेट। यही गैस लीक किया था जिसे बहुत लोग मारे गए थे ना। बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता होना चाहिए, एक बहुत ही पॉइजनस गैस है। और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो आपको पता होना चाहिए, यही ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ दो चीज़ मैं बताता हूँ। CO के साथ अगर H2 बन जाता है तो यह होता है वाटर गैस, और अगर CO के साथ N2 मिल जाता है तो यह बन जाता है प्रोड्यूसर गैस। दोनों पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बन जाता है आपका CO + N2 प्रोड्यूसर गैस, सॉरी P होगा प्रोड्यूसर गैस, और CO + H2 होता है वाटर गैस। इसको ध्यान रखिएगा। आंसर इसका हो गया ए, मिथाइल आइसोसाइनेट। फॉर्मूला देख लीजिएगा, कब हुआ था 1984 में। ये सब पॉइंट याद रख सकते हैं। व्हाट इज द काउज ऑफ मलेरिया। मलेरिया का काउज क्या है, अमीबा, प्लाज्मोडियम, उसके बाद लिखा हुआ ट्रिप्नोसोमा, और फिर इसके बाद फैसियोला लिखा हुआ। आंसर इसका प्लाज्मोडियम होगा। आपको पता होना चाहिए जो मलेरिया होता है वो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के चलते होता है, उसके चलते होता है। लेकिन वह जो है से क्या होता है, उसके काटने से नहीं होता है, उसका लेग में जो होता है यही प्लाज्मोडियम होता है। और प्लाज्मोडियम का अगर टाइप बताएं जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है मलेरिया के लिए, उसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इसको याद रख सकते हैं। तो प्लाज्मोडियम जो वाइवेक्स है यही उसका पैर में लगा रहता है, और जब आपको काटता है वह तो क्या हो जाता है, वही जो है इंजेक्ट हो जाता है प्लाज्मोडियम P वाइवेक्स ब्लड में, और उसके बाद आपको इन्फेक्ट कर देता है RBC को, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, यानी कि इरेथ्रोसाइट्स को ना। समझ लीजिए आंसर हो गया प्लाज्मोडियम। अब मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। अगर आप लोग देखते होंगे जो भी प्रोसेस होता है प्रजनन का, तो अमीबा में क्या होता है, अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है ना, तो अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है। प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फ्यूजन होता है। और ये जो ट्रिप्नोसोमा दिख रहा है, इसे स्लीपिंग सिकनेस का नाम सुने हैं। स्लीपिंग सिकनेस, जो ज़्यादा लोग सोता है उसको बीमारी होता है, सोना जो ज़्यादा सो रहा है उसको बीमारी है, तो वही ट्रिप्नोसोमा जो है वह स्लीपिंग सिकनेस, सॉरी जो स्लीपिंग सिकनेस है वह ट्रिप्नोसोमा के चलते होता है, इसको याद रखिएगा। आंसर इसका प्लाज्मोडियम हो गया। RBC को अफेक्ट करता है मलेरिया, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के चलते होता है। दांडी मार्च ऑफ 1930 वाज रिलेटेड टू व्हिच कंपाउंड। जो दांडी मार्च था 1930 का, वह किससे रिलेटेड था आपको पता होगा। 12 मार्च 1930 से लेकर 12 मार्च उसके बाद चला था आपका 6 अप्रैल तक चला था ना शायद, हाँ 6 अप्रैल 1930 तक चला था। तो इतना दिन तक जब चला था तो उसमें किस चीज़ के बारे में बात किया जा रहा था,
ब्लीचिंग पाउडर के बारे में प्लास्टर ऑफ पेरिस, कास्टिक सोडा या फिर सोडियम क्लोराइड। आंसर इसका सोडियम क्लोराइड होगा। आपको याद होगा वहाँ पे लिखा गया था नमक जो कानून था उसको तोड़े थे, यानी कि नमक होता है सोडियम क्लोराइड, तो आंसर इसका सोडियम क्लोराइड होगा। थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन को पूछा गया था ना, इसको देख लीजिएगा, सोडियम क्लोराइड होगा। इसको आप लोग कॉमन साल्ट के नाम से भी जाना जाता है, खाने का नमक भी बोला जाता है नॉर्मली। ब्लीचिंग पाउडर तो आपको पहले ही बताया था, CaCl2 ना, सोडियम हाइपोक्लोराइड इसका फॉर्मूला होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 ½ यानी कि हेमीहाइड्रेट होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इस होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और 2H2 हो जाएगा तो हो जाएगा जिप्सम। कास्टिक सोडा होता है NaOH, ओके, NaOH होता है कास्टिक सोडा, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है। और सोडियम क्लोराइड तो आंसर हो गया, इसको आप लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। इसका केमिकल नेम है NaCl का फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड कैसा कंपाउंड है, एक आयनिक कंपाउंड है ना, यानी कि आयनिक यौगिक है, इसको याद रखिएगा, यानी कि इससे प्लस माइनस चार्ज होता है, Na+ और Cl-। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बनता है उसको बोला जाता है आयोनिक कंपाउंड। द लॉ ऑफ केपलर रिलेटेड टू, जो केपलर का लॉ है किससे रिलेटेड है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, या फिर नन ऑफ द एबव। आंसर इसका हो जाएगा लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। देखिए पहले केपलर का 3 लॉ था ना, प्लैनेटरी मोशन को लेकर 3 लॉ दिया गया था। लॉ ऑफ ऑर्बिट था, लॉ ऑफ आपका यहाँ पे दिया गया था एरिया का, और एक दिया गया था यहाँ पे तो स्क्वायर जो होता था T², ये सेमी मेजर एक्सिस का प्रोपोर्शन होता है, ये लॉ था। तो टोटल 3 लॉ था केपलर के द्वारा, इसको ध्यान रख सकते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था, तो न्यूटन दिए थे, इसको ध्यान रखिएगा। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो था न्यूटन के द्वारा दिया गया था, लेकिन जो फ्री फॉल का लॉ था वो बहुत लोग इसको गलत कर रहे थे। जो फ्री फॉल का लॉ था वह दिया गया था गैलीलियो के द्वारा, गैलीलियो गैलीली के द्वारा लॉ ऑफ फ्री फॉल दिया गया है। यह जो है से न्यूटन के द्वारा नहीं दिया गया था। आपको याद होगा जो एक्सपेरिमेंट किया गया था इटली में, क्या है, जुकी मीनार है पिसा में, तो वहीं से जो है से पत्थर बड़ा बड़ा लेकर जो है से दोनों गिरा रहे थे, तो बारी बारी से वो एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा। तो फ्री फॉल का लॉ गैलीलियो गैलीली के द्वारा दिया गया है, न कि न्यूटन के द्वारा। न्यूटन ग्रेविटेशन की खोज किए थे, ये याद रख सकते हैं। आंसर इसका होगा लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। व्हाट इज द रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। रिवोल्यूशन पीरियड के बारे में पूछा जा रहा है। परिभ्रमण काल कितना होता है, 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा या 6 घंटा। आंसर इसका हो जाएगा 24 घंटा। 24 घंटा में घूम जाता है। परिभ्रमण करने का मतलब होता है किसी के चारों ओर, परि मतलब चारों ओर होता है, और भ्रमण मतलब घूमना, यानी कि चारों ओर घूमना। आइए देखिए डायग्राम में अच्छे समझिएगा, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे अर्थ है, अर्थ का मोशन देखिए, और यहाँ सैटेलाइट है। 36,000 मीटर लिख दिया है, गलत है, किलोमीटर होना चाहिए, डायग्राम कहीं से उठाया वहाँ पे गलत है, तो PDF में कोशिश करूँगा इसको सही कर दूंगा, ठीक है। तो 36,000 किलोमीटर के ऊपर होता है पृथ्वी से यह सैटेलाइट। अब देखिए कि यह काम कैसे करता है, तो इसको और जियो स्टेशनरी कहा क्यों जाता है। आपको पता होगा कि अर्थ भी ऐसे मूव कर रहा है, किधर से, वेस्ट टू ईस्ट जो है से अर्थ मोशन कर रहा है, ओके। इसीलिए हम लोग को लगता है कि सूर्य जो है पूरब में उगता है। तो ध्यान रखिएगा, JPC जैसे एग्जाम में ना ऐसे 4 स्टेटमेंट होता है ना, तो एक स्टेटमेंट ऐसा भी रहेगा कि जो सैटेलाइट होता है वह जो है ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है। तो ध्यान रखिएगा, एक्चुअली में अर्थ का मोशन खुद होता है वेस्ट टू वेस्ट, और ये जो होता है सैटेलाइट अर्थ ही के साथ मोशन करता है। तो यानी कि इसका पोजीशन अगर यहाँ आएगा तो इसका पोजीशन, तो अर्थ यहाँ मूव कर जाएगा। आप इस पॉइंट पे हैं तो यहाँ पे आ गया, तो इस तरह से हो गया। यानी कि कभी भी जो है ना इसका पोजीशन चेंज नहीं होता है, ओके, विथ रेफरेंस टू अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑन द अर्थ। तो उसके रेफरेंस में कभी इसका पोजीशन चेंज नहीं होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, यानी कि अर्थ के कोई पार्टिकुलर पॉइंट से इसका पोजीशन कभी चेंज नहीं होता है, ओके ना। और इसको ध्यान रखिएगा, यही होता है। और एक पॉइंट है, ये भी जो है वेस्ट टू ईस्ट ही मोशन करता है, क्योंकि अर्थ के साथ ही मोशन कर रहा है ये भी, तो इसको रटना नहीं पड़ेगा, ओके ना। तो इसीलिए इसे जियो स्टेशनरी कहा जाता है। पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब कुछ मैं आपको बात बताता हूँ, सुनिएगा। जैसे कि एक यूरेनस है और एक होता है वीनस। दो ऐसे प्लैनेट है जो कि ईस्ट टू वेस्ट मोशन करते हैं ना, ईस्ट टू वेस्ट मोशन करते हैं। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, ओके। और 36,000 किलोमीटर एवब रखा जाता है। तो यही सारा कहानी है इसका। 24 घंटा यह समय लेता है, इसलिए एक दिन में पूरा यह घूम जाएगा। एक दिन में 24 घंटा होता है, एक्चुअली 24 घंटा टाइम नहीं होता है। अगर मैं एग्जैक्टली टाइम बताऊँ इसका तो 23 घंटा होता है, 56 मिनट होता है और 4 सेकंड होता है। इतना तो डिटेल मुझे ही पता नहीं था, और आज ही पता चला है अभी कि इतना तो पता था कि था 24 घंटा होता है, उसमें घूम जाता है, बट एक्चुअली डेट है ना 56 मिनट और 4 सेकंड, ये मुझे आज पता चला है। तो अभी याद कर लीजिएगा, 56 मिनट और 4 सेकंड जो है लगता है इतना एग्जैक्टली समय, तो लगभग इसको 24 घंटा बोला जाता है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो उतना देर में घूम जाता है ये भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। समझ गया, सारा कॉन्सेप्ट बता दिया, ध्यान से रख लीजिएगा। मोशन अर्थ का किधर होता है, वेस्ट टू ईस्ट होता है ना, वेस्ट टू ईस्ट होता है, इसको ध्यान रखिएगा।
और सेटेलाइट का भी वेस्ट टू ईस्ट ही होता है मोशन, इसको ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर लिक्विड बोला गया, गैस नहीं, देखिए गैस का बोलेगा तो आंसर अलग हो जाएगा। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड ऑन इंक्रीज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो विस्कोसिटी होता है, हिंदी में इसको श्यानता बोला जाता है, तो ये जो होता है ऐसे जो ऐसे इंक्रीज बोला तो डिक्रीज कर जाएगा। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। आंसर इसका बी हो जाएगा, घटने लगेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विस्कोसिटी, अगर वर्ड बोले तो विस्कोसिटी द मेजर ऑफ अ फ्लूइड रेजिस्टेंस टू फ्लो, यानी कि ये इसमें रेजिस्टेंस कितना है फ्लो करने का। अगर मैं समझाऊं, जैसे वाटर है और एक शहद है, हनी है, तो वाटर में तैरना आसान होगा लेकिन शहद में तैरना कठिन हो जाएगा। तो बोल सकते हैं कि ये जो हनी है वह ज़्यादा विस्कस है वाटर से, तो यही होता है विस्कोसिटी। तो वी का साइन लगे इधर, समझ गए। चलिए यहाँ से देख सकते हैं लिखा हुआ है वाटर लोअर विस्कोसिटी है और इसका हायर विस्कोसिटी है। ओके, ये अगर इसको बात करें 1.0 अगर पॉइज इसका लेते हैं वाटर का, तो इसमें 12,200 सेंटीपॉइज इसमें लिया गया है ना, तो इस तरह समझ सकते हैं। ओके, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। यहाँ जो होता है विस्कोसिटी, इसको ईटा से डिनोट किया जाता है। यह लिक्विड के लिए 1 टेम्परेचर का रूट होता है, और अगर ईटा के बारे में बात करें किसी गैस के लिए, तो ये होता है √T टेम्परेचर ना, टाइम नहीं है, टाइम से छोटा से बोलते हैं। तो यह आपका लिक्विड के लिए हो गया और एक गैस का फार्मूला है। तो इस तरह से देख सकते हैं नीचे अगर टेम्परेचर है तो टेम्परेचर जितना ही ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट अगर बढ़ाते हैं, अगर क्वेश्चन अगर चेंज करें थोड़ा तो क्या होगा, अमाउंट जो है क्वांटिटी, सॉरी क्वांटिटी जो है घटने लगेगा, इसीलिए डिक्रीज कर जाता है। ये पॉइंट याद रख सकते हैं, रटना नहीं पड़ेगा। विस्कोसिटी का एसआई यूनिट पास्कल सेकेंड होता है, पास्कल सेकेंड इसका एसआई यूनिट होता है। तो यहाँ पे पॉइज क्यों दिख रहा है, ये पॉइज जो होता है ना इसका सीजीएस यूनिट होता है ना, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि पॉइज क्यों लिखा हुआ है। तो ये पॉइज होता है इसका सीजीएस यूनिट होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस इज कंडक्टर ऑफ हीट बट इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि कंडक्टर होता है हीट का परंतु इंसुलेटर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। यूरेनियम, उसके बाद ऑरियम यानी गोल्ड लिखा हुआ है, प्लम्बम लिखा हुआ यानी कि पीबी लेड होता है, लैटिन नेम डाल दें ताकि थोड़ा याद हो सके आपको भी, और एक है माइका है। आंसर इसका माइका ही होगा, अबरक ना, कोडरमा में मिलता है ना, तो वही माइका है। तो माइका क्या करता है ना कि यह जो होता है से हीट का कंडक्ट करता है परंतु जो है से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका, इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। आयरन अरे जो आयरन मतलब आयरन समझ रहे हैं, स्त्री जिसको बोला जा रहा है, वो आयरन के बारे में बात कर रहा हूँ। अरे घर में जो कपड़ा में जो आयरन करते हैं आगे पीछे घुमा घुमा के, तो वही आयरन के बारे में बात किया जा रहा है। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी ना अबरक लगा होता है। तो वो मटेरियल करता है क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी को पास तो होने देता है, सॉरी हीट को पास तो होने देता है परंतु इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है, तो उसका यूज उसमें किया जाता है। तो समझिएगा बहुत ही यूजफुल एक मटेरियल है माइका। ओके, या देखिएगा झारखंड में कोडरमा में है। HTLV वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, HTV वायरस जो होता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टेटनस के लिए, एड्स के लिए, टीबी के लिए, कैंसर के लिए, या कैंसर के लिए। अब देखिए कैंसर में ना यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी, स्पेसिफाई करूँ तो एक्चुअली में यह ब्लड कैंसर आ जाता है, ल्यूकेमिया। ओके, तो ल्यूकेमिया जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लड कैंसर एक तरह का। तो इसके लिए जो होता है HTLV होता है। ओके, अगर इसका फुल फॉर्म बताऊं तो रुकिए थोड़ा सोचने दीजिए। ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस होता है ना, ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस इसका नाम है। यह कैंसर यानी कि एक तरह का ल्यूकेमिया भी एक तरह का ब्लड कैंसर होता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पार्टिकुलरली अगर ब्लड कैंसर भी रहता तो उसके लिए आंसर आप लोग लगा सकते हैं। ओके, टेटनस और टीबी दोनों जो है बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, और ये जो एड्स देख रहे हैं वह जो होता है वायरस से होता है ना। इसका तो वायरस का नाम HIV है। HIV और एड्स का फुल फॉर्म लिखिए जरा, देखते हैं। ओके ना, ल्यूकेमिया का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। व्हाट इज द रेंज ऑफ टीबी सिग्नल, टीबी सिग्नल का रेंज कितना होता है, 20 हर्ट्ज टू 20,000, 100 टू 200, 10 मेगाहर्ट्ज टू 20 मेगाहर्ट्ज, यहाँ पे मेगाहर्ट्ज है सॉरी। उसके बाद है नन ऑफ द अबव। आंसर इसका हो जाएगा बी। अगर आप लोग गूगल सर्च कीजिएगा तो देखिए लिखा मिलेगा आपको 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज। तो अलग अलग रेंज में इसको किया जाता है ब्रॉडकास्ट, तो अलग अलग होता है। तो मेरा जो आंसर होगा ना यही होगा, इसी के बीच में ये आ जाएगा, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। ओके, तीसरे से लगा लेना है। हर्ट्ज जो होता है तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है ना, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, इसको याद रखिएगा। ओके, जो कि पर सेकंड के बराबर आता है ना, ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है जो कि पर सेकंड के बराबर आता है। हर्ट्ज साइंटिस्ट का नाम है। ओके, और टेलीविजन का एक रिमोट होता है, रिमोट नाम सुने हैं, दूर से ही काम करते हैं आप लोग, रिमोट मतलब दूर होता है तो दूर से ही काम कर लेते हैं। उसमें ना इंफ्रारेड का यूज किया जाता है, इंफ्रारेड। टेलीविजन का आविष्कार कौन किए थे, तो JL बियर्ड। ये सब छोटे छोटे पॉइंट याद होने चाहिए, रेडियो मार्कोनी।
विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कौन सा होता है? रफ आयरन, पिग आयरन, स्टील आयरन, कास्ट आयरन। आंसर इसका रफ आयरन हो जाएगा ना। ये जो आयरन होगा ना रफ आयरन, वो बहुत ही प्योर होता है। देखिएगा तो 0.2 या 0.8 बोला जाता है, इससे कम परसेंट इसमें कार्बन होता है, यानी कि इम्प्योरिटीज बहुत ही कम होता है। तो इम्प्योरिटीज अगर कम रहेगा तो खराब जल्दी नहीं होगा। ओके, तो इसलिए रफ आयरन जो होता है प्योर फॉर्म होता है आयरन का, इसको याद रखिएगा। स्टील में आयरन होता है, इसमें आयरन प्लस कार्बन मिलाया जाता है तब जाकर स्टील बनता है। जबकि स्टेनलेस स्टील अगर बनाना हो तो Fe के साथ क्रोमियम के साथ निकेल मिलाना पड़ेगा। ओके, इसको याद रखिएगा। स्टेनलेस स्टील का आप लोग प्रयोग करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, और जो है से सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। इतना सारा पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। विच इज द फर्स्ट वैरायटी ऑफ राइस कंटेनिंग विटामिन ए। अब देखिए यहाँ से राइस का वैरायटी है उस जिसमें विटामिन ए है। विटामिन ई सब राइस में नहीं पाया जाता है, जनरली कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है सब में, राइस में और व्हीट में, लेकिन इसमें एक ऐसा वैरायटी है जिसमें पाया जाता है। जावा MTU1010, उसका T309 और फिर RI38। आंसर इसका T309 होगा। T जो 309 है वो ऐसा वैरायटी जिसमें विटामिन ए यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। सही है? नहीं, इसको रेटिनॉल बोलते हैं ना साइंटिफिक नेम, और इसका जो है से रासायनिक नाम है विटामिन सी का था एस्कॉर्बिक एसिड। तो सब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मुझे बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता था एस्कॉर्बिक एसिड में और ये जो बोला जाता है रेटिनॉल में। इसको ध्यान रखिएगा, T309 है। और बाकी आपको पता होगा जो झारखंड में एक राइस का वैरायटी है IR64, याद है आपको? वो पूरा वर्ल्ड में इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो रहा है झारखंड से, तो IR64 इसको याद रखिएगा। आंसर इसका सी है T309, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। ओके, विटामिन ए से कौन कौन रोग होता है बताइए जरा। हु इन्वेंटेड नायलॉन, नायलॉन का आविष्कार किसने किए थे? मेल्विन कैविन, वैलेस कैरोथर्स, रॉबिन हिल या फिर पीटर माइकल। आंसर इसका हो जाएगा वालेस कैरोथर्स। अगर मैं नायलॉन वर्ड को तोड़ूं तो दो जगह के साइंटिस्ट मिलकर इसको काम कर रहे थे, बट मेन जो साइंटिस्ट है उन्हीं का नाम है ये न्यूयॉर्क, इनवाइस पर न्यूयॉर्क होता है अगर शॉर्ट में लिखा जाता है तो, और एलोएन पर होता है लंदन ना शॉर्ट में अगर लिखा जाए। इस तरह से इसका नाम बना है नायलॉन। अगर नायलॉन का अगर देखें तो दो इसमें पार्ट होता है, नायलॉन 6 और नायलॉन 66। तो 66 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मोनोमर एडिपिक एसिड होता है और हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन। इसको देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ गया, तो यहाँ पे 6 को हेक्सा बोला जाता है। तो हेक्सामिथाइल इमिन डाइएमाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन और एडिपिक एसिड। तो इसको याद रखिएगा, मोनोमर है, उसके बाद नायलॉन 66 बन जाता है। तीसरे से कुछ है इसका, वैलेस कैरोथर्स के द्वारा इसको बनाया गया था। हु गेव द टर्म इकोसिस्टम, इकोसिस्टम वर्ड किसने दिया है? हैकेल, हमोल्ट, टेंसले या फिर ओडेम। आंसर इसका हो जाएगा टेंसले ना। तो जो टेंसले जो थे वही जो है से टर्म दिए थे पारितंत्र। ओके, इकोसिस्टम सब, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ और मैं बताया था पहले, याद कर लीजिए, अब बताता हूँ फिर से। मैं कुछ बताया था आपको, क्या क्या बताया था? एक बताया था बायोडाइवर्सिटी शब्द, एक बताया था इकोलॉजी शब्द बताया था, यहाँ पे इकोसिस्टम है। और चलिए आज एक सॉफ्टवेयर बता देते हैं कि कौन कौन टर्म दिए थे। इकोस आपको बताया था इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा दिया गया था, याद है ना? आपको बताया था अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा दिया गया था यह सब। बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया गया था WG रोजन के द्वारा, याद आ रहा है कुछ? याद कीजिए। और सॉफ्टवेयर भी एक शब्द होता है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड हो जाएगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ W2K इनका नाम था ना, W2K नाम था, तो मैं तो ऐसे ही याद रखा था इसको 2K करके। तो W2K, तो 3 हो गया यहाँ से, 1 हो गया यहाँ से, इकोसिस्टम। ये सारे वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह काम आएगा, याद रख लीजिएगा। टेंसले इनका नाम था, WG रोजन दिए थे, बायोडाइवर्सिटी शब्द, इकोलॉजी शब्द दिया गया था, ठीक है, इसका हिंदी पारिस्थितिकी होता है, और ई हैकेल के द्वारा दिया गया था। और सॉफ्टवेयर शब्द W2K के द्वारा दिया गया था। सॉफ्टवेयर क्या होता है? ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स ना। लाइट सीम्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, वाई बताइए। लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में आपको लगता है, आप सुने भी होंगे कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, क्यों करता है? इसका रीजन बताइए। इट्स वेवलेंथ इज स्मॉल, इट्स वेलोसिटी इज हाई, इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेयर, इट कैन बी रिफ्लेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर। सारा तो सही है, बट इसका रीजन एक्चुअली में ए होगा। इट्स वेवलेंथ इज स्मॉल, लाइट का वेवलेंथ स्मॉल होता है, जिसके चलते जो है हमको लगता है कि यह जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। वेवलेंथ क्या होता है? ए लैम्डा होता है ना, ठीक है। चलिए, इसका साउंड क्या होगा? इसका मीटर होता है ना। लैम्डा बोलेगा, एम्पलीट्यूड बोलेगा, दोनों का साउंड मीटर ही होता है। स्पीड ऑफ लाइट जिसको सी से डिनोट करते हैं कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, इसको ध्यान रखिएगा। फोटोन एक पार्टिकल होता है, उसका भी ना स्पीड ऑफ लाइट जो है इतना ही होता है, सी के बराबर ही होता है। तो इसका तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है।
तरंगदैर्घ्य बता दूं क्या होता है क्या? चलिए बताते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि लाइट ऐसे ट्रेवल कर रहा है, आपको पता होगा, ये भी इस तरह से ऐसे इसको बनाएंगे हम लोग। ओके, एक साइकिल पूरा हो गया ना? नहीं हुआ है, अभी तक आएगा तब होगा। यहाँ से एक साइकिल हो गया, इधर से आएगा तो दूसरा साइकिल होगा। देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक नहीं, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये आपका मीन पोजीशन है, इसको एम्पलीट्यूड बोला जाता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। लैम्डा होता है, इसको देखिए, इसको ना क्रेस्ट बोला जाता है, हिंदी में इसको सिरिंग बोला जाता है, और इसको गर्त बोला जाता है हिंदी में, और इसको ट्रफ बोला जाता है अंग्रेजी में। तो आइदर टू क्रेस्ट या टू ट्रफ के बीच में, अगर इसको आगे बनाइएगा, आगे जाएगा, तो उसके बाद बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसी को लैम्डा बोला जाता है। तो द डिस्टेंस बिटवीन आइदर टू ट्रफ और क्रेस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो ये सब कुछ कहानी होता है। आंसर इसका ही हो गया। तो आज का क्लास इतना ही था, समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक मुझे जरूर चाहिए, फर्स्ट टाइम विजिट करें तो जुड़ जाए, और लोगों को भी जोड़ने का कोशिश जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।